तो आज का हमारा टॉपिक है 1935 के अधिनियम में जो एक बड़ा बदलाव किया गया था उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए। वो था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी या प्रांतीय स्वायत्तता। एक बहुत बड़ा बड़ी उपलब्धि भी इसको कह सकते हैं हम भारतीयों के लिए, और ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा एक बहुत बड़ा चेंज जो किया गया था वो इसके माध्यम से किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता का थोड़ा सा परिचय हम लोगों ने 1935 के अधिनियम की विशेषताओं में देख लिया था, लेकिन आज विस्तृत रूप से जानने से पहले हम लोग देखते हैं इस नए प्रावधान की पृष्ठभूमि या उसका बैकग्राउंड क्या था। किन परिस्थितियों में या किन कारणों के चलते 1935 के अधिनियम में प्रांतों को स्वायत्त या स्वतंत्रता प्रदान करने का निर्णय किया गया। तो इसमें सबसे पहली बात हम बता सकते हैं, लॉर्ड हार्डिंग जो थे, उन्होंने सबसे पहले प्रांतों में रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने का सुझाव दिया था 1911 में। हालांकि उनका सुझाव पूरी तरह से प्रांतों में स्वायत्तता लाना था, ऑटोनोमी प्रांतों को देना था, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन ने उनके इस पूरे सुझाव को माना नहीं और उसके स्थान पर उन्होंने बंद करो रो। अंदर डायर की इंट्रोड्यूस की थी, द्वैध शासन जिसको हम कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो लॉर्ड हार्डिंग का सुझाव था उसको कुछ हद तक इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी ब्रिटिश प्रशासन ने 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन के नाम पर, जिसमें कि आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास किया गया था। पार्शली रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो हम कहते हैं, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स पर जो राइट्स इंडियन मिनिस्टर्स को दिए गए, वो अचीवमेंट आंशिक उत्तरदायित्व के रूप में हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ये द्वैध शासन जो था वो पूरी तरह से असफल रहा। 1921 में जब ये व्यवस्था शुरू हुई तो 1935 में इसको समाप्त करना पड़ा। इसके इम्प्लीमेंटेशन में और इसके अंदर कांग्रेस के या मुस्लिम लीग के पार्टिसिपेशन में जो भी कमियां रही थी उसके कारण से ये व्यवस्था पूरी तरह से असफल रही। उसके बाद जब 1919 के एक्ट को रिव्यू करने के लिए या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में सजेशन देने के लिए 1927 में साइमन कमीशन को नियुक्त किया गया, तो साइमन कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के अंदर इस बात पर बल दिया था कि जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन प्रोविंसेस के अंदर लिबर्टी होनी चाहिए, लोगों को अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन होना चाहिए और रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस को इस्टेब्लिश करने का प्रोविजन होना चाहिए। तो कहने का मतलब प्रांतीय स्वायत्तता का कुछ सुझाव हमें साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी देखने को मिलता है। फिर हम लोग जानते हैं कि इसी दौरान 1930 से लगाकर 1932 तक, मतलब 1930 से 1932 तक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटेन के अंदर, जिसको हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इन गोलमेज सम्मेलन के अंदर भी ये सुझाव दिया गया था कि यदि ब्रिटेन को भारत की या भारतीयों की मांगों को ध्यान में रखना है, अपना वर्चस्व वहां पर बनाए रखना है और भारतीयों के प्रतिरोध या विरोध को यदि कम करवाना है, तो प्रांतीय स्तर पर स्वायत्तता देकर भारतीयों को संतुष्ट भी किया जा सकता है और ब्रिटिश शासन के स्थायित्व को मजबूती भी प्रदान की जा सकती है। तो एक ये निष्कर्ष राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी निकला था, जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी उसके अंदर। तो इन प्रारंभिक पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड के अंदर हम देख सकते हैं कि 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को पूरी तरह से समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्त या ऑटोनॉमस बनाया गया, उनको पूरी तरह से ऑटोनॉमी देने की कोशिश की गई। तो ये एक बैकग्राउंड हम लोग बता सकते हैं। फिर दूसरी बात हम लोग देखते हैं अब एक्चुअल में प्रांतीय स्वायत्तता का मतलब क्या है। तो प्रांतीय स्वायत्तता को समझने के लिए जिस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की हम बात कर रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग दो एस्पेक्ट से निकलकर हमारे सामने आती है। सबसे पहली बात, प्रांतों को सेंट्रल के कंट्रोल से पूरी तरह से मुक्त रखना। मतलब केंद्र में किसका शासन था? गवर्नर जनरल, उसकी कैबिनेट का और केंद्रीय विधानमंडल का। और 1935 के पहले क्या था? संवैधानिक और सैद्धांतिक तौर पर गवर्नर जनरल का व्यापक रूप से नियंत्रण था प्रांतों के ऊपर। गवर्नर जनरल खुद या गवर्नर के माध्यम से प्रांतीय विषयों में हस्तक्षेप बराबर रखता था। लेकिन 1935 के अधिनियम में जब स्वायत्तता की बात की गई
तो सैद्धांतिक तौर पर यह तय किया गया कि केंद्र का कोई भी इंटरवेंशन प्रांतों के अंदर नहीं होगा। यहाँ आप लोग ध्यान रखिए, बार बार मैं सैद्धांतिक तौर पर बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि ये प्रोविजन बनाया गया, हालांकि प्रैक्टिस में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम केवल अभी प्रोविजन की बात कर रहे हैं। तो 1935 के एक्ट में ये प्रोविजन रखा गया कि इन प्रोविंसेस पर सेंट्रल का जो कंट्रोल होगा, सेंट्रल का जो इंटरवेंशन होगा वो समाप्त होगा। तो ये पहला एस्पेक्ट था प्रांतीय स्वायत्तता का। और दूसरी बात, जब जो कि पहली बात से रिलेट कर रही है, उसकी पूरक है कि जब प्रांतों पर केंद्र का नियंत्रण नहीं होगा, प्रांतों के मामलों में केंद्र का हस्तक्षेप नहीं होगा, तब काम कैसे होगा? तो इसके लिए दूसरी बात प्रांतीय स्वायत्तता में यह तय की गई कि प्रांतों की जो सरकारें हैं, जो कि विधानमंडल में से गठित की जाएगी, वो सरकारें स्वयं रेस्पॉन्सिबल होगी। प्रांतीय सूची के जितने भी विषय हैं, उन सभी विषयों पर प्रांतीय सरकारें रेस्पॉन्सिबल रहते हुए कानून बनाएंगी भी, और कानून बनाने के बाद उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी करेगी। तो इस तरह से दो बातें जो थी, वो दो मुख्य पक्ष इस प्रांतीय स्वायत्तता के अंदर हम देख सकते हैं। एक बार फिर अगर इस चीज को हम अलग तरीके से समझे तो हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रांतों में केंद्र का हस्तक्षेप समाप्त होगा, तो प्रांतों का शासन कौन करेगा? गवर्नर, उसके साथ मंत्रिमंडल और साथ में विधायिकाएं। ये तीनों मिलकर जो शासन से जुड़े हुए सभी कार्य हैं, उन कार्यों का संचालन करेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा अंग या कोई दूसरी संस्था इसके अंदर सहभागी या पार्टिसिपेट नहीं करेगी। फिर दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि प्रांतीय सरकारों के उत्तरदायी होने का क्या मतलब है, तो हम ये कह सकते हैं कि प्रांतों के अंदर जो कैबिनेट बनाने का प्रावधान 1935 के अधिनियम में था, वो किस आधार पर रखा गया कि जिस दल को प्रांतीय विधानमंडल में मेजोरिटी मिलेगी, उसी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, या सरकार उसी मेजोरिटी पार्टी में से बनेगी। और जब सरकार यानी कि मंत्रिमंडल उस मेजोरिटी पार्टी में से बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस मेजोरिटी पार्टी का विश्वास, जिसको हम कहते हैं मोशन ऑफ कॉन्फिडेंस, वो विधानमंडल में है। तो जब तक वो विश्वास बना रहेगा, तब तक मंत्रिमंडल अपने पद पर काम करते रहेंगे, और जैसे ही इस मंत्रिमंडल ने विश्वास मत खो दिया, वैसे ही उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। यानी कि जो सिस्टम हम अभी देखते हैं हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के पास होते ही कैबिनेट को अपने पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता है, तो वो का वो प्रोविजन यहाँ पर भी हम प्रांतीय स्वायत्तता में देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रांतीय सरकारों को रेस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो दो मुख्य एस्पेक्ट हम देखते हैं प्रांतीय स्वायत्तता के, एक केंद्र का इंटरवेंशन और केंद्र का कंट्रोल समाप्त किया गया सैद्धांतिक तौर पर, और दूसरा प्रांतीय सरकारों को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया अधिक से अधिक पब्लिक पार्टिसिपेशन के आधार पर। तो इन दोनों के आधार पर लास्ट में हम क्या कह सकते हैं, ये सेल्फ गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को एक मूर्त रूप देने की कोशिश की गई है। सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारा शासन हम खुद संचालित करेंगे। तो आप देख सकते हो कि प्रांतीय स्वायत्तता के तहत प्रांतों का पूरा शासन भारतीयों के द्वारा कानून निर्माण के क्षेत्र में भी और कानूनों के क्रियान्वयन के क्षेत्र में भी सारा काम भारतीयों के द्वारा करना तय किया गया। यही संक्षेप में हम प्रांतीय स्वायत्तता का अर्थ बता सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात जो प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में 1935 के अधिनियम ने इंप्लीमेंट की। अब हम बात करते हैं प्रोविजन क्या थे, प्रावधान क्या थे इस पूरे अधिनियम में। तो सबसे महत्वपूर्ण एक और बात हम लोग कह सकते हैं कि 1935 के अधिनियम ने कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसको सौंपी? प्रांतों के गवर्नर को सौंपी। देखो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जैसे हम अगर अभी वर्तमान संविधान की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, भारत के वर्तमान संविधान ने कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसको सौंप रखी है? राष्ट्रपति को सौंप रखी है। और राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सहयोग से उसको क्रियान्वित करने का काम करता है। तो ये प्रावधान जो अभी वर्तमान में हम देखते हैं 1935 के अधिनियम में भी हम देख सकते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता के तहत
समस्त जो एग्जीक्यूटिव पावर्स थे वो एग्जीक्यूटिव पावर सौंपे गए थे गवर्नर को, और गवर्नर को हेल्प करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एक कैबिनेट का प्रोविजन भी इसके अंदर किया गया। तो ये जो अभी करंट सिस्टम हम लोग देख रहे हैं वो सिस्टम हमें 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ताओं में नजर आता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, अधिनियम ने प्रांतों की सारी कार्यपालिका शक्तियां किसको सौंपी? गवर्नर को। गवर्नर की हेल्प करने के लिए कौन होगा? एक मंत्रिमंडल होगा। और चूंकि ये मंत्रिमंडल कहां से चुनकर आ रहा है? विधानमंडल से चुनकर आ रहा है, इसलिए इस पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को इस विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी यानी कि रेस्पॉन्सिबल बनाने की कोशिश की गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। अच्छा, दूसरा एक और प्रावधान जो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता के बारे में किया गया कि जो जो प्रोविंसेस को सब्जेक्ट सौंपे गए थे प्रांतीय सूची के अंदर, और जो कोकरेंट लिस्ट के अंदर यानी कि समवर्ती सूची के अंदर जो विषय सौंपे गए थे, उन पर कानून बनाने की दायित्व भी किसको सौंप दिया गया? विधानमंडल को सौंप दिया गया। यानी कि प्रांतीय सूची पर तो बिल्कुल पूरी तरह से विधानमंडल ही कानून बनाएंगे प्रांतों के, लेकिन समवर्ती सूची पर केंद्र के साथ साथ कंसर्न प्रांत भी कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो ये भी एक प्रावधान 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता के तहत किया गया। लेकिन इन सबसे बड़ी बात एक और जो इस प्रांतीय स्वायत्ता के अंदर एक क्लोज रखा गया, वो ये रखा गया कि प्रांतों को भले ही आजादी दी जा रही है, उनको उनके कार्य क्षेत्र में स्वायत्ता प्रदान की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद जो हेड होगा पूरे इंडिया का, ब्रिटिश एम्पायर का, वो गवर्नर जनरल होगा। और उस गवर्नर जनरल को न केवल कार्यपालिका के ऊपर, प्रांतों की कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का अधिकार रहेगा, बल्कि साथ ही साथ उसको प्रांतों के विधानमंडल पर भी नियंत्रण रखने का अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हाथ से जो दिया है प्रांतों को स्वायत्ता के नाम पर, उसके ऊपर नियंत्रण की व्यवस्था गवर्नर जनरल के माध्यम से रखी गई है। अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड्स में जब हम पढ़ रहे थे कि सैद्धांतिक तौर पर केंद्र के नियंत्रण से मुक्ति की बात की गई थी, लेकिन व्यवहार में हम लोग क्या देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल को इतने अधिकार दिए गए कि वो क्या प्रांतों की कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रख सकता था और प्रांतों के विधानमंडल पर भी नियंत्रण रख सकता था। तो ये प्रोविजंस जो थे वो 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्ता के नाम पर उस 1935 के एक्ट के अंदर बताए गए। लेकिन इस सिस्टम को इंप्लीमेंट कैसे किया गया या कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ, उसको देखना भी हमारे लिए जरूरी है। तो हम सबसे पहले कह सकते हैं कि 1935 में ये अधिनियम आया, लेकिन इस अधिनियम को इंप्लीमेंट करने के आधार पर 1937 के अंदर पहली बार प्रांतों के अंदर चुनाव हुए। कुल कितने प्रांत थे वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 11 प्रांत जो थे ब्रिटिश प्रांत, उन 11 प्रांतों के अंदर पहली बार चुनाव हुए। पहली बार का मतलब इस नए प्रोविजन के तहत, प्रांतीय स्वायत्ता के तहत पहली बार चुनाव हुए 1937 के अंदर। हालांकि कांग्रेस, जो कि उस समय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एकमात्र बड़ा दल था जिसका भारत की जनता पर व्यापक प्रभाव था, उन्होंने 1935 के एक्ट का पूरी तरह से विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो भारतीयों की मांगों के अनुरूप नहीं था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इन चुनावों में भाग लिया, चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े किए, और चुनावों का परिणाम क्या था कि 11 में से 6 प्रांत ऐसे थे, बिहार, उड़ीसा, बंबई, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंसेस और जॉइंट प्रोविंसेस। तो यहां पर कांग्रेस को पूरी तरह से मेजोरिटी मिली। हम लोग जैसे अभी हमने कहा कि कांग्रेस जो सबसे बड़ा दल था, भारत के अंदर प्रभावशाली दल था, तो उसका एक परिणाम हम यहाँ पर दे सकते हैं कि 11 में से 6 प्रांतों के अंदर कांग्रेस को पूरी तरह से बहुमत मिला। और जो 3 प्रांत थे, आसाम, बंगाल और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, वहां पर भी कांग्रेस को मेजोरिटी तो नहीं मिली, लेकिन वो एक बड़े दल के रूप में उभरा। बाकी जगह अगर हम बात करें तो जो 2 प्रांत और बचे हैं, उन 2 प्रांतों के अंदर मिक्स्ड जो जिसको हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं, त्रिशंकु विधानसभा कहते हैं, तो उस प्रकार की स्थिति वहां पर उभर कर सामने आई। एनीवे, हम लोग बात अगर ये कर रहे हैं कि यहाँ शुरू से लगाकर मैं एक बार वापस रिपीट करता हूं क्योंकि अगला पॉइंट उसी से कनेक्ट है। 1937 के अंदर जब चुनाव हुए प्रांतों के अंदर, तो उन चुनावों में
कांग्रेस को अपार सफलता मिली, 6 प्रांतों में उसे भारी बहुमत मिला और 3 प्रांतों के अंदर वो एक बड़े दल के रूप में उभरा। तब ये बातचीत चली कि क्या कांग्रेस को मंत्रिमंडल बनाना चाहिए। यानी कि आप ये देखिए कि चुनावों के बाद इस तरह का एक सिनारियो उभरा, कांग्रेस के अंदर ये बात का बल पकड़ने लगी कि हमने चुनाव तो लड़ लिया, लेकिन क्या प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था को, ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है, क्या हमको इसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट होना चाहिए, क्या हमको कैबिनेट बनाना चाहिए। तो पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपोज किया कि नहीं, भले ही हम चुनाव जीत गए लेकिन हमको मंत्रिमंडल नहीं बनाना चाहिए। लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और सरदार पटेल जैसे जो कांग्रेसी थे, उनका ये तर्क था कि नहीं, जब हमने चुनाव लड़ लिया है और ब्रिटिश एम्पायर हमको रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के लिए आमंत्रित कर रहा है तो हमें मंत्रिमंडल जरूर बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब कांग्रेस के अंदर मंत्रिमंडल को बनाने को लेकर दो प्रकार के खेमे थे, दो प्रकार के वर्ग थे। कुछ लोग मंत्रिमंडल बनाना चाहते थे और कुछ लोग मंत्रिमंडल नहीं बनाना चाहते थे। तो ये जो विवाद बढ़ा, तब महात्मा गांधी ने इसके बीच में मध्यस्थता की और महात्मा गांधी ने ये सुझाव दिया कि अगर यदि ये हमको एंश्योर कर दे ब्रिटिश प्रशासन कि वो भारतीयों के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और प्रांतीय स्वायत्तता के नाम पर जो सब्जेक्ट्स प्रांतों को दिए गए हैं वो प्योरली विशुद्ध रूप से भारतीयों के द्वारा ही शासित होंगे या उनका संचालन भारतीयों के द्वारा ही किया जाएगा, अगर ये आश्वासन गवर्नर देते हैं तो ऐसी स्थिति के अंदर भारतीयों को मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। भारतीयों को मतलब कांग्रेस को अपना मंत्रिमंडल बना लेना चाहिए। लेकिन गवर्नर ने भी इसके बीच में क्या लॉजिक दिया कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये एंश्योर करना, ये आश्वासन देना कि मैं आपको आपके काम में इंटरवेंशन नहीं करूंगा, ये मेरे हाथ में नहीं है, क्योंकि मुझे जो राइट्स दिए गए हैं वो 35 के एक्ट ने दिए हैं और उसको संशोधित करने का काम ब्रिटिश पार्लियामेंट का है। तो गवर्नर ने ऐसा कहकर गांधी जी के सुझाव पर अपने हाथ खींच लिए। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस ने मंत्रिमंडल नहीं बनाया। ऐसी स्थिति में इंटरिम कैबिनेट, जिसको हम अंतरिम मंत्रिमंडल कहते हैं, उसका निर्माण हुआ। अंतरिम मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ का मतलब यह है कि कांग्रेस के अलावा बाकी जो छोटी छोटी पार्टियां थी उन्होंने काम चलाऊ, अंतरिम मंत्रिमंडल का मतलब जो कि अगली व्यवस्था तक बनने वाला मंत्रिमंडल, एक काम चलाऊ मंत्रिमंडल बना। कब? जब कांग्रेस ने मंत्रिमंडल बनाने से इनकार कर दिया, जब गांधी जी के सुझाव से गवर्नर ने हाथ खींच लिए, तब ऐसी स्थिति में प्रांतों के अंदर अंतरिम मंत्रिमंडल बना। लेकिन ऐसी स्थिति में जब अंतरिम मंत्रिमंडल बना तो हम क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर मनमुटाव बहुत हुए। मनमुटाव क्यों हुए? क्योंकि मंत्रिमंडल में किसी एक पार्टी के तो लोग थे ही नहीं, अलग अलग पार्टी के लोग थे और उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, उनके उनके टूल्स अलग अलग थे। तो इस कारण से वो अपने अपने हिसाब से काम करना चाह रहे थे, तो आप मंत्रियों के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तो शुरुआती स्तर पर ही ये व्यवस्था फेल होती हुई नजर आने लगी। ऐसी स्थिति में जून 1937 में जो हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने एक एश्योरेंस दिया कांग्रेस को। और वो एश्योरेंस क्या था? पहला एश्योरेंस कि ब्रिटिश एम्पायर भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारतीयों को ही प्रांतीय विषयों को संचालित करने का अवसर दिया जाएगा। यानी कि गांधी जी ने जो सजेशन दिया था उस सजेशन का आप इंप्लीमेंट एश्योरेंस गवर्नर जनरल के माध्यम से यहां पर देख सकते हो। गवर्नर जनरल ने पहला एश्योरेंस दिया कि हम पार्लियामेंट्री सिस्टम को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, और उन्होंने दूसरा एक एडवाइस गवर्नर्स को दी, हर प्रांत के गवर्नर्स को, कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है, आपसे का मतलब गवर्नर्स से ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो प्रांतों के मंत्रियों के परामर्श के आधार पर काम करेंगे। मतलब अपनी नहीं चलाएंगे, अपने निर्णय नहीं थोपेंगे, बल्कि जैसा मिनिस्टर्स चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये राइट्स सौंपे गए हैं प्रांतीय विषयों के बारे में, तो जैसा वो चाह रहे हैं वैसे उनके परामर्श के आधार पर काम किया जाएगा। तो ये जो जब आश्वासन
गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया, तब ऐसी स्थिति में एक पॉजिटिव सिनेरियो सामने आया और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है और उसी के आधार पर कांग्रेस ने प्रांतों के अंदर मंत्रिमंडल को बनाना शुरू किया। पहले जो 6 प्रांत थे जहां पर उनको पूरी तरह से बहुमत मिला वहां पर अपना मंत्रिमंडल बनाया और बाद में 2 और प्रांतों के अंदर उन्होंने अपना मंत्रिमंडल पूरी तरह से बनाया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक पहली बार गवर्नर जनरल के आश्वासन के बाद जो चुनावों में बहुमत मिला था उसको देखते हुए कांग्रेस ने मंत्रिमंडल का निर्माण किया। हालांकि अभी भी बाधाएं खत्म नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि एक जो बड़ी बाधा उभर कर हमारे सामने आई थी कांग्रेस के सामने, वो थी मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग मंत्रिमंडल के अंदर अपने हिसाब से अपना रिप्रेजेंटेशन चाहता था और कांग्रेस ने उसको मानने से इनकार कर दिया। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक मतभेद जो था वो मतभेद यहाँ पर नजर आया और उन्होंने इस व्यवस्था को पूरी तरह से कोऑपरेट नहीं किया। तो ये अलग अलग बिंदुओं के रूप में हम देख सकते हैं कि कैसे 1937 के इलेक्शन से लेकर मंत्रिमंडल के फॉर्मेशन तक क्या घटनाक्रम चला, वो पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग देख सकते हैं प्रांतीय स्वायत्तता के रूप में।